गुड इवनिंग गाइस। मैं आप लोगों के लिए सीएस प्रोफेशनल के आरसीडी पेपर का चैप्टर 1 जो है लेसन 1 शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, उसके ऊपर आज अपना एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या है मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सीएस के ही नहीं, मैं और भी सब्जेक्ट के जो हैं और भी प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनके भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी, डेफिनेटली लेकर आऊँगी, और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी, जिससे क्या है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा टफ ना लगे और आप लोगों का कंसेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर होता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली शेयर होल्डर डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। तो सेम अगर शेयर होल्डर डेमोक्रेसी देखेंगे तो इसमें भी तो शेयर होल्डर का रूल होगा, बाय शेयर होल्डर और फॉर द शेयर होल्डर होना चाहिए कंपनी में, राइट। लेकिन अब अगर इन जनरल हम लोग इसका मीनिंग निकालते हैं, जनरल टर्म में बोलते हैं, इसका मतलब होता है राइट टू स्पीक, आपको बोलने का, कम्युनिकेट करने का मौका देते हैं। किसके साथ? शेयर होल्डर्स यानी को शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। और तो और हम लोग की कंपनी में क्या क्या चल रहा है, जो भी एक होता है ना, क्या प्रोसेस चल रहा है, मैनेजमेंट क्या लेकर आ रहा है, या जो भी है उनके बारे में हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हम लोगों को अगर कंपनीज एक्ट 2013 में देखते हैं तो हम लोगों का ये जो पावर है कंपनी का, बेसिकली पावर दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया। एक दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में, एक दिया गया शेयर होल्डर के हाथ में। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो होता है, बेसिकली उनका रोल, जो डायरेक्टर होते हैं वो अपना पावर कब करते हैं? जो भी मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो उसमें अपना पावर शो करते हैं। शेयर होल्डर किस में करेंगे? हम लोग जो एनुअल जनरल मीटिंग और जो ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं, शेयर होल्डर अपना पावर उसमें दिखाते हैं। हालांकि हम लोग ये चीज़ बोलते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा पावर जो है शेयर होल्डर के हाथ में और ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो हैं वही सारा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और यही जो चीज़ें होती है, जैसे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आप देखेंगे, सारा पावर बोर्ड को ही दिया गया है। अगर अच्छा, एक मुझे ये चीज़ बताइए, अगर सारा पावर शेयर होल्डर के हाथ में होता तो हम लोगों को शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास कराने के लिए भी पहले बोर्ड का अप्रूवल क्यों लेना पड़ता है? मुझे एक चीज़ बताइएगा। होता है ना, बोर्ड का अप्रूवल हम लोग को हर मैटर में चाहिए होता है, लेकिन हर मैटर में शेयर होल्डर का अप्रूवल तो नहीं चाहिए होता है। जब तक बोर्ड हमारा अप्रूव नहीं करते हैं, हम शेयर होल्डर के लिए नहीं वो कर सकते, अप्रोच कर सकते हैं। आप क्या कोई भी एजीएम कंडक्ट कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ योर बोर्ड? ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में आ रहा है? पावर बोर्ड के हाथ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर का पावर नहीं है, शेयर होल्डर का भी है, बट मेजॉरिटी पावर जो होता है बोर्ड के हाथ में होता है, ये देखा गया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो शेयर होल्डर जो होते हैं, बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, वो हम लोग के पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। हालांकि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है गवर्नेंस में, ठीक, वो पैसिव इन्वेस्टर हो गए। अच्छा, अब एक्टिव पैसिव जो हो गया, अब आप लोग बोलेंगे ये क्या होता है? एक्टिव हो गया आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, पैसिव हो गए इनडायरेक्ट, है ना। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना ग्रामर में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव में क्या होता है? डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक, और पैसिव में क्या है? वही चीज़ हम लोग घुमा के बोल दिए, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे, अब इसमें अगर आप लोग देखते हैं कंपनी राइट ऑफ शेयर होल्डर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में आपके क्या क्या राइट आते हैं? शेयर होल्डर का क्या क्या राइट है? राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू गिव अप्रूवल, राइट टू गिव, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर, राइट टू अपॉइंट एन ऑडिटर, राइट टू रिक्विजिशन अ मीटिंग, राइट टू वोट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है। ई वोटिंग का जो कंसेप्ट है, ये किस कंपनी के लिए? जनरली लिस्टेड कंपनी के लिए है, और तो और उनके जो शेयर होल्डर हो मोर देन 1000 होने चाहिए, तो भी आप ई वोटिंग करा सकते हैं। अदरवाइज ई वोटिंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब कभी भी आप लोग ऑडिट पर जाएं कंपनी की, जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है ना, तो वहाँ पर आप लोग ई वोटिंग का कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे? आप लोग देखेंगे एक तो आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, वैसे लिस्टेड कंपनी की हम लोग सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं, और दूसरी चीज़ जो उसमें होती है वो है कि आपके मोर देन 1000 शेयर होल्डर होने चाहिए, ठीक है। बट मोस्ट काफ़ी सारे केसेस में अनलिस्टेड कंपनी की भी हम लोग को ऑडिट करनी पड़ती है, उसका अलग क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ लिस्टेड कंपनी की ही ऑडिट करते हैं, बहुत से केसेस में अनलिस्टेड कंपनी की भी हम लोग को ऑडिट करनी होती है, उनका टर्नओवर जो होता है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बाद की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं जो बता रही हूँ, नेक्स्ट हम लोग का प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लास सेक्शन सूट एप्लीकेशन टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट जो है मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी शॉर्ट कर दिए कि ये हम लोग के शेयर होल्डर के राइट होते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग को क्या बोलता है, ये हम लोग को एक जनरल पावर दिया है। किसको जनरल पावर दिया है? बोर्ड को, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शाल बी एंटाइटल्ड to exercise all such power and do all such act and things as the company is authorized to exercise and do। यहाँ पे सेक्शन 179 जो है ये बोर्ड को पूरा पावर दे दिया है कि जो कंपनी जो काम कर सकती है वही सेम काम बोर्ड करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है कि ये एक रेस्ट्रिक्ट कर देता है। Proviso to this section restrict the power of the board of director to do things which are specifically required to be done by shareholders in the general meeting, ठीक है, under the provisions of the Companies Act 2013 और Memorandum of Association और the Articles of Association of the company। मतलब क्या होगा, सेक्शन 179 जो था इसने हमें पावर पूरा दे दिया बोर्ड को, लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया कि बोर्ड वो सारा काम कर सकता है, बट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो शेयर होल्डर अपनी जनरल मीटिंग में जो कर सकते हैं वो शेयर होल्डर ही करेंगे, या फिर आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में अगर लिखा हुआ है तो उन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ठीक है। हम लोग के दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, कुछ बिजनेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की मीटिंग में हम लोग ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? अगर मेमोरेंडम आर्टिकल को आपको ऑल्टर करना हो, आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल मतलब और इशू करना हो, उसको लिए अगर शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना हो, बेसिकली ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, फिर चाहे वो रिड्यूस करना हो चाहे आप लोग को इंक्रीज करना हो, जो भी हो। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको अप्रोच करना है कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, डायरेक्टर को आप लोग को अलाउ करना है, ठीक है, अलाउ डायरेक्टर पार्टनर और इज रिलेटिव टू होल्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ ऑफिस। अगर आपका मोर देन 1% कमीशन जो कि नेट प्रॉफिट के ऊपर है उसको अलाउ करना है। किसको अलाउ करेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को। किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, डिबेंचर को कैंसिल या रिडीम करना है। तो इन सब मैटर्स में आपको क्या है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब मैटर विदाउट शेयर होल्डर के अप्रूवल के नहीं आप ट्रांजैक्ट कर सकते। अब इनके अलावा हमारे बोर्ड की कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? द कोर्ट हैव डिटरमाइंड 2 ब्रॉड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय अ डायरेक्टर। कोर्ट ने जो डायरेक्टर को ड्यूटी अपॉइंट की है, क्या की है? ड्यूटीज ऑफ अटमोस्ट केयर एंड स्किल इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी और एल्स बी लायबल फॉर डैमेज। मतलब बोर्ड का काम है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर वे में करना, प्रॉपर वे में उसकी देख रेख करना, अदरवाइज डायरेक्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कंपनी की तो कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है नहीं, राइट। तो कंपनी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? डायरेक्टर संभालेंगे। अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं तो हम किसको पकड़ने जाएंगे? हम कोई कंपनी को अरेस्ट थोड़ी करेंगे, तो उनके डायरेक्टर्स को ही करेंगे ना। fiduciary duties to act bona fide in the interest of the company, not to exercise powers for collateral benefit and not to earn profit from the position as a director। मतलब क्या हो गया? आप डायरेक्टर हैं, उस बेसिस पे आप अननेसेसरी का प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, ठीक है, कि अरे मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो सीनियर पोस्ट है, तो चलो मेरा जो मन है करूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट आ गया। अब हम लोग के यहाँ पर मैंने देखिए इसमें क्या है, कुछ अपने हिसाब से मैंने पोर्शंस को मार्किंग कर लिया था, जिससे क्या होगा कि वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, वीडियो छोटा रहेगा और आप लोगों को मैं मेन पॉइंट ही बता पाऊँगी। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं तो आप लोग पूरा चैप्टर रीड आउट तो करना ही चाहिए, रीड आउट कर सकते हैं। एनीवे, जनरल मीटिंग, यहाँ से एक मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जिस्ट बताई देती हूँ। Despite the powerful weapon handed over to the shareholder by the Companies Act, the shareholder have not been able to use them and most of the provisions remain dead provision and have not been used by the shareholders as potential weapon to correct any wrongful act on the part of the directors or to give them any directions। Basically रूल में देखा जाए तो रूल में हमने शेयर होल्डर को बहुत सारा पावर दे दिया, राइट, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी शेयर होल्डर अपने पावर को प्रॉपर वे में नहीं यूज़ कर पाते, ठीक है, प्रॉपर वे में यूज़ नहीं कर पाते और डायरेक्टर्स को भी डायरेक्शन नहीं दे पाते। Consequently, the board of directors of a large number of companies are elected only by a few shareholders who attend the annual general meeting।
इससे क्या होता है, आप लोग देखिए ये चीज़ तो आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे, जब एजीएम होता है तो एजीएम में कितने ही तो शेयर होल्डर प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट ऐसा देखिए, इस चीज़ को मैं बताती हूँ, आप लोग के पास एजीएम वगैरह के टाइम पे नोटिस आते होंगे, आप लोग भी डेफिनेटली शेयर्स को होल्ड करते होंगे, आप लोग या आपके फैमिली मेम्बर में आप लोगों के पास एजीएम की नोटिस आती होंगी। सिर्फ एजीएम क्यों, ईजीएम की भी नोटिस आती होंगी, रेजोल्यूशन आते होंगे वोट करने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो हम लोग बैठ के वोट करते हैं, कितनों को तो हमको पता ही नहीं होता है, हम लोग नोटिस पढ़ने का टाइम ही नहीं निकालते कि इस कंपनी में क्या हुआ है क्या नहीं, हम लोग उतनी मेहनत ही नहीं करते हैं। तो वहाँ पर जाके फिजिकली प्रेजेंट होना, फिजिकली अपना वोट करना, ये तो बहुत कम लोग करते हैं, करेक्ट। अब उस केस में कितने हम लोग उसमें वोट कर रहे हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, मुझे ये चीज़ बताइए, राइट। तो हम लोग एजीएम में हमारा पावर है, बट स्टिल हम लोग डायरेक्टर को अपॉइंट करने में ही इतनी मेहनत नहीं लगाते, उसी में हम लोग पीछे रह जाते हैं। एंड दोज हु कैन मस्टर सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉक्सीज एंड कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर वोटिंग पावर। अब यहाँ पर क्या होता है, या तो अगर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते तो हम लोग सोचते चलो किसी प्रॉक्सी को भेज दें। अब प्रॉक्सी भी बहुत कम लोग भेजते हैं, हम लोग तो देखिए ऑडिट पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रॉक्सीज भी वहाँ पर क्या है, बहुत कम लोग उसको प्रॉक्सी फॉर्म भेजते हैं। तो नेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट कंपनीज इज एक्सेप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शन क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी चीज़, अब नॉन कंप्लायंस भी अगर है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ अपनी रिपोर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। रीज़न क्या है कि उनका गवर्नमेंट है, कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके मेजोरिटी शेयर होल्डर होते हैं, राइट, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल, या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके हाथ में है। हम लोग उनके अगेंस्ट में क्या ही बोल, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। जैसे अब मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, उनके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके हर बार हमने रिपोर्ट फर्निश की है कि आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का शॉर्टेज था, ठीक है। अब क्या हो गया, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे, खाली यही लिखते थे कि भाई इनके यहाँ ये नॉन कंप्लाइंस है, ये चीज़ इनके यहाँ ठीक नहीं है, और हम आगे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज उनके डायरेक्टर्स को हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये चीज़ कि कब आप लोग ये चीज़ करते हैं। और यहाँ पर एक केस स्टडी दिया था, केस स्टडी में यहाँ पर क्या है, केस स्टडी अपोलो टायर लिमिटेड के ऊपर था। तो इसको एक बार अगर आप लोग गो थ्रू पर्सनली करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज केस स्टडी थोड़ी सी जस्ट नॉलेज के लिए था और ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चीज़ आप लोग और बताना चाहती हूँ, ये ई वोटिंग वाला जो कंसेप्ट था, यहाँ पर देखिए, द कंपनीज हैव प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर होल्डर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर्स थ्रू ई वोटिंग, ठीक है। ई वोटिंग वाला कंसेप्ट बेसिकली लाया क्यों गया, कारण ये था कि पहले देखिए जब फिजिकल हम लोग की मीटिंग होती है, आज भी होती है, तो यहाँ पर क्या होता था, मेजॉरिटी जो हम लोग के शेयर होल्डर थे वो प्रेजेंट नहीं रहते थे। अब क्या हो गया, कोरोना पीरियड आ गया था, कोरोना पीरियड में सब कुछ डिजिटल वे में होने लगा, डिजिटल वे में होने लगा, तो ई वोटिंग वाला कंसेप्ट भी हम लोगों को लगा कि चलो अब हम लोग इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि वोटिंग जो है हम लोग ई वोटिंग से ले लिए, जिससे कि ज़्यादा शेयर होल्डर जो हैं मेरे से जुड़ सके, मेरी मीटिंग से जुड़ सके, ठीक है। यहाँ पे क्या, आपको प्रॉक्सी भरने का भी ज़रूरत नहीं, प्रॉक्सी का फॉर्म, बिकॉज आप ई वोटिंग अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप कंप्यूटर कहीं से लॉगिन करके आप अपने कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे कोई ऐसा कंसेप्ट प्रॉक्सी वाला आया भी नहीं था। अब क्या हो गया था, ई वोटिंग के ऊपर भी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि ई वोटिंग वाला कंसेप्ट हम लोग के लिए अच्छा है, बुरा है या क्या है। इसमें क्या है, ई वोटिंग हम लोग लेकर तो आ गए, ठीक, लेकिन ई वोटिंग में अब दिक्कत क्या हो गई, हम लोग देखिए जब ऑडिट करते थे तो बहुत सारा, मैं ये चीज़ बताती हूँ, ई वोटिंग के लिए हम लोगों के पास ही आ जाता था, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों के क्लाइंट ही हम लोगों को बोल देते थे कि भाई आप लोग इनमें हमारा वोट कर दीजिए। क्यों, रीज़न क्या होता था, वो बोलते थे हमको आता नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज था। ये जो पीरियड था ई वोटिंग का, ये तो मैं बिफोर कोरोना की बात बता रही, ठीक है। आफ्टर कोरोना तो ये फुल फ्लेजेडली हो गया, बिफोर कोरोना भी ई वोटिंग वाला ये था, तो उनका वोट हम करते थे, ये फैक्ट है कि हम उनका वोट करते थे, और वहाँ पे हमें प्रॉक्सी का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन ई वोटिंग के कंसेप्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, ये कंफर्म बात है, आपका टाइम बच जाता है, बट इसके लिए प्रॉपर एक आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपको मतलब ई वोट करना कैसे है, आप क्या करें। तो अब तो क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब के जनरेशन में सबको आने लगा, बट स्टिल आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें इस चीज़ में दिक्कत हो रही है, करेक्ट। इस पैरा को मैं थोड़ा पढ़ के आपको बताती हूँ। In other companies, however, the shareholder democracy is dependent on the
वोटिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर एंड ऑल्सो अदर कंपनी में कौन आया, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जो भी कंपनी है वो अदर कंपनी, ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग देयर जनरल मीटिंग आइदर बाय देमसेल्व्स और थ्रू देयर प्रॉक्सी. This again depends on the proximity of registered office of the company to the place of रेसिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर. हम लोग यहाँ पर यही बता दिया फिजिकल मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाते थे, क्योंकि अब हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर डिपेंड होता है. जैसे सपोज कीजिए आज अगर आप लोग रिलायंस की कंपनी की एजीएम अटेंड करनी है, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस डेफिनेटली आपका मुंबई में हो गया. अब आप अगर कैलकाटा के हैं, आप अगर दिल्ली के हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी एजीएम अटेंड करने, सिर्फ एक एजीएम अटेंड करने कोई नहीं जाएगा. ये तो एक फैक्ट हो गया ना. तो वहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट कैसे रहेंगे, दिक्कत आएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, most of the shareholders do not have enough time to spare from their busy schedule to concern themselves with the affairs of the company in which they have invested. नॉर्मल सी बात है, आज अगर मुझे ही कोई बोल देगा कि मैडम आपके पास रिलायंस के शेयर हैं, रिलायंस की एजीएम होने वाली है, तो क्या आप मान, तो मैं बोलूँगी कि नहीं भाई, इतना खर्चा करके मैं तो नहीं आने वाली एक वोट देने के लिए. पहली बात. दूसरी बात, अगर चलो मैं बोल देगा कि चलिए आपके जो घर के बगल में ही है, आप जहाँ रहते हो उसके पास में ही है, आप मीटिंग अटेंड, तो भी मैं नहीं जाऊँगी. रीज़न बोलूँगी अरे ओके आज तो ये मीटिंग है, एजीएम है, मानती हूँ, बट मेरा भी कुछ पर्सनल काम है, मुझे कहीं जाना है. कोई भी हज़ारों बहाने हम लगा देते हैं, बट उस मीटिंग को हम अटेंड नहीं करते हैं. करेक्ट. बिसाइड they are not always educated enough and experienced enough to be conversant with the working of the joint stock companies. joint stock companies का मतलब यहाँ पर हो गया कि हम लोग को इतनी नॉलेज भी नहीं है. अब मैं एक पर्टिकुलर, आज देखिए हम लोग हर कंपनी की नॉलेज आपके पास तो जरूरी तो नहीं है ना, बट शेयर्स हम लोग बहुत कंपनी का खरीद लेते हैं. तो आपके पास जितने भी कंपनी के शेयर हैं, क्या सारी कंपनियों की नॉलेज आप डेटा शीट लेकर बैठते हो क्या? बिल्कुल ही नहीं होता है. हम लोग को नॉलेज नहीं होती है. Although the concept of shareholder democracy has been enshrined in the Companies Act, yet because of the aforementioned deficiencies, ये 3 इसकी deficiency थी, and flaws in the general body of the shareholder as a whole, it is not reflected in the constitution of the board of director of many companies in India. इस वजह से ही क्या है, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हम लोग लेकर आ गए. हम लोगों ने बोल जरूर दिया कि शेयर होल्डर्स के हाथ में कंपनी का पावर होता है, ये होता है, वो होता है, बट इसमें 3 मेन जो मैंने आपको कमियां बताई, इन कमियों की वजह से जो है पावर मेजॉरिटी बोर्ड के हाथ में देना पड़ा. ठीक है, कि बोर्ड के हाथ में तो रहेगा ही ना. अरे भाई आपकी कंपनी है, आपको मालूम है कि आप अपनी कंपनी को कैसे चला सकते हो, आप बेटर वे में चला रहे हो, ना कि मैं जो मेरे पास 10 कंपनी के मैंने शेयर खरीद रखे हैं, मैं 10 कंपनी के शेयर खरीदना तो देखिए आसान है राइट. शेयर हो, मैं 10 कंपनी के क्या, मैं 100 कंपनी के खरीद सकती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो आज अगर सारे कंपनियों के मैं शेयर खरीद लेती हूँ, तो क्या मैं इतनी कंपनियों का डेटा तो वो याद तो नहीं रख पाऊँगी ना. इंस्टेड अगर एक कंपनी में मुझे डायरेक्टर बना दिया जाए, मेरे हाथ में वो पावर दे दिया जाए, तो उसको मैं अच्छे वे में हैंडल कर पाऊँगी. करेक्ट. तो अब यहाँ पर क्या हो गया, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को यूनाइट करने के लिए, ठीक है, फॉर अचीविंग द शेयर होल्डर डेमोक्रेसी द शेयर होल्डर हैव टू यूनाइट एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ ऑन नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड गेट देयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड एनी अदर एप्लीकेबल स्टेट्यूट. तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आपको शेयर होल्डर डेमोक्रेसी अचीव करनी हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा. कहाँ, पहले तो आपको एक साथ यूनाइट होना पड़ेगा और आपको क्या है, रजिस्टर करना पड़ेगा. कहाँ रजिस्टर करोगे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या जो भी आपका एप्लीकेबल स्टेट में, उन सब में करोगे. करेक्ट हो गया. अब हम लोग आ जाते हैं, मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक हम लोग लेते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म. ये हम लोग का क्या है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो है, इसमें क्या हम लोग को देखा गया. ठीक है, इसमें हम लोग अपने पावर को प्रोटेक्ट करते हैं कि हम लोग का पावर यानी शेयर होल्डर का पावर. दीज लॉ एम्पावर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर. माइनॉरिटी शेयर होल्डर और मेजोरिटी में क्या फ़र्क आया, माइनॉरिटी यानी छोटे, मेजोरिटी यानी बड़े. आज अगर आपके पास मान लीजिए किसी कंपनी के 20% शेयर हैं, तो आप मेजोरिटी शेयर होल्डर हो गए. इंडिविजुअल अगर है, माइनॉरिटी में कौन आ गए, 1% 2% वाले. हालांकि इतना ह्यूज परसेंटेज होता नहीं है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देने के लिए खाली समझाया. अगर 20% शेयर होल्डर आप बन जाएंगे, तो आप तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा फिगर रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो बहुत ह्यूज बात हो जाएगा ना. जनरली 20% शेयर होल्डर हम लोग के बड़ी कंपनियों में नहीं होते हैं. ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि 20% शेयर होल्डर एक साथ में कोई इंडिविजुअल नहीं बनता है. ये मैंने जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था. छोटी मोटी कंपनियों में होना एक अलग बात है, वो तो ग्रुप कंपनियाँ होती हैं, घर की कंपनी होती है, उनको आप उनकी बात छोड़िएगा, मैं उन सब कंपनियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रही हूँ. एनीवेज,
These law empower the minority shareholder, which in turn have protected them and empowered them to present their viewpoint to the board of directors and more actively protect their interests. तो minority shareholder को ये पावर दिया गया है कि वो अपने बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोर्ड के सामने रख सके. माइनॉरिटी शेयर होल्डर का भी तो कोई हक होगा. जैसे मान लीजिए रिलायंस के मेरे पास 10 शेयर है, मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ. अब 10 शेयर लेकर अगर मैं मैनेजमेंट के पास या बोर्ड के पास जाऊँगी, बोर्ड बोलेगा बस ये क्यों आ गए हैं, इनका क्या काम है, हमारा टाइम वेस्ट करने आई है, ये तो कोई भी बोल देगा ना. लेकिन बीइंग अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एक्ट हैज गिवन मी दिस अथॉरिटी टू express my point, express my views about the working of the company, या मेरा कोई अगर डाउट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो मेरे पास ये पावर है. इनफैक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर जब चाहे वो मिनट्स जो होती है ना, मिनट्स को भी वो देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको मना कर दिया जाएगा. ठीक है, आपके पास कंपनी का 1 शेयर है तो भी आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर में आ जाते हो. हालांकि 1 शेयर लेके ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो 1 शेयर में कोई ट्रांजैक्ट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, 1 शेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कंपनी भी इतनी एंटरटेन नहीं करते हैं. बट आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर की कैटेगरी में फॉल कर जाते हो. और माइनॉरिटी का मतलब यही नहीं होता है कि आपके पास 1000 शेयर होंगे तो ही आप माइनॉरिटी में हो. माइनॉरिटी का मतलब होता है छोटे अमाउंट में. छोटे अमाउंट में आपका 1 शेयर भी आ जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके शेयर होल्डर एक्टिविज्म के जो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर उनको बताती हूँ. सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मतलब हो गया ई वोटिंग. ई वोटिंग का क्या बेनिफिट है? ई वोटिंग हम लोग कहीं से भी वोट कर सकते हैं. हम लोग का जो रिमोट लोकेशन है वो क्या है, जनरल मीटिंग में जब हम लोग वोट करते हैं ना, तो उसमें हम लोग का पता चल जाता है. रिमोट वोट में जैसे मान लीजिए लोकेशन जो है मेरा उसमें दिख जाता है. ठीक है, अच्छा, अब क्या है, इसको मैं इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के आप लोग अच्छे से बताती हूँ. Electronic voting. With the dawn of electronic age, where the distance around the world have been compressed by the use of internet, the Companies Act 2013 has acknowledged the need to bring the advantage of technology to voting system of companies in order to enable the shareholders to be active in the decision making of the company. Through e-voting, a shareholder can vote on the resolution of a meeting without even being present at the general meeting from a remote location. मतलब आपको प्रेजेंट नहीं होना पड़ रहा है फिजिकली, बट स्टिल यू आर कास्टिंग योर वोट. कैसे कर पा रहे हैं? ई वोटिंग के थ्रू. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के पेपर में ई वोटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा डिटेल वे में बता देती हूँ. Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies Management and Administration Rule 2015, empowers central government to prescribe the class or classes of companies and the manner in which a member may exercise his right to vote by the electronic means. यहाँ पर क्या हम लोग का सेक्शन 8 जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग को क्या है बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप कंपनी की जो क्लासेस होती है आप बता दीजिए कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो होती है, ई वोटिंग की कैटेगरी में अपना वोट करवा सकती है. मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि ई वोटिंग हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. जितनी लिस्टेड कंपनी है वो तो सब होनी चाहिए, और जिनके शेयर होल्डर मोर देन 1000 होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, the process of e-voting has given due recognition to the corporate democracy as it has widened the participation of maximum shareholder in the voting process. Inception of e-voting has provided an opportunity to the shareholder residing in far-flung areas to participate in the decision-making process of the company. Basically e-voting का concept आने से हम लोग के वोट जो हैं अब वो ज़्यादा कास्ट होने लगे. पहले फिजिकल में हम लोग के बहुत ज़्यादा वोट कास्ट नहीं होते थे, लेकिन अब ई-वोटिंग स्पेशली टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से हम लोग को ये जो नॉलेज ई वोटिंग का मिला है, हम लोग अब इसमें क्या अपने वोट्स को और ज़्यादा कास्ट कर देते हैं. They may or may not attend the meeting in person. Board in their fiduciary capacity are now looked upon for higher accountability and transparency for the effectiveness of their overall governance process. In this direction, e-voting can be said to have endangered corporate democracy. तो यहाँ पर आप लोग भी देखेंगे, आप लोगों के पास भी क्या ई वोटिंग के लिए मैसेज आता होगा. ठीक है, तो अगर उसमें आप लोग रेजोल्यूशंस वगैरह देखते हैं तो हम लोग रेजोल्यूशन को कास्ट कर सकते हैं. जनरली एजीएम का अगर होता है तो एजीएम का अलग रहेगा, ईजीएम का अलग मैटर होता है, तो वो तो डिपेंड करते हैं कि आपके पास कैसे रेजोल्यूशन आते हैं. एसेंट और डिसेंट का उसमें ऑप्शन होता है. एसेंट और डिसेंट का, एसेंट का मतलब अप्रूव, डिसेंट का मतलब डिसअप्रूव होता है. ठीक है, फेवर और अगेंस्ट बोल के भी आता है, एसेंट डिसेंट हो और फेवर अगेंस्ट. तो यही 2 ऑप्शन में मैंने तो आज तक अपने वोट्स को कास्ट किया है. तीसरा ऑप्शन मैंने तो देखा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का सेबी रेगुलेशन. जो इसमें फैक्टर में नेक्स्ट फैक्टर था वो हम लोग का सेबी रेगुलेशन था. सेबी रेगुलेशन क्या बोलता है? सेबी रेगुलेशन में जनरली हम लोग क्या होता है 48 आवर्स का हम लोगों को
टेन्योर दिया जाता है। बट फिर भी एक बार बताती हूँ, रेगुलेशन 44 of SEBI listing LODR regulation 2015 provides that the listed entity shall provide the facility of remote e-voting to its shareholder in respect of all shareholder। सारे शेयर होल्डर को देखिए आपको देना पड़ेगा। सारे शेयर होल्डर कौन होंगे? जिनका रजिस्टर में नाम होगा, आपके मेंबर रजिस्टर में जिनका नाम होगा वही तो आपके लिए शेयर होल्डर होंगे। जिनका नाम ही नहीं होगा वो शेयर होल्डर होंगे कैसे? ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपनी का शेयर ले रखते हो बट रजिस्टर में, कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम नहीं हो। पॉसिबल है, हो सकता है, किसी भी कारण से आपका नाम नहीं आ सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आपको भी रेक्टिफाई करानी होगी। कंपनी का तो देखिए काम रहेगा ही कंपनी, लेकिन आज पर्सनली तो हर किसी के पास जा के नहीं वो कर सकती ना कि सर आपका नाम है कि नहीं है। वो अपने डेटाबेस में से निकाल के डेटा वो सबको कर देगी। लेकिन अगर किसी कंपनी के शेयर्स आपके पास है और उनमें से आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ वहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हुई होगी। तो आपको भी एक बार कंपनी को अप्रोच करना होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन फर्दर द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 48 यहाँ पर सिर्फ लिख दिया 48 आवर्स होना चाहिए। यहाँ पर 48 खाली क्या, अगर आप विद इन 48 बोलेंगे तो क्या 48 आवर्स होता है, ठीक है। ऑफ कंक्लूजन ऑफ इट जनरल मीटिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग द वोटिंग रिजल्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। वोटिंग रिजल्ट का एक देखिए हम लोगों का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जनरली हम लोग बहुत सारे मैटर्स के ऊपर वोटिंग रिपोर्ट, ई वोट की रिपोर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर ई वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसका एक पूरा वीडियो बता दूंगी, बट थोड़ा सा भी मैं जिसमें बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग ई वोटिंग एजेंसी को एक हायर करते हैं तो उनको क्या होते हैं, हमारे रेजोल्यूशन जो देते हैं हम उनको क्या है, रेजोल्यूशन उनको देते हैं कि कौन कौन से रेजोल्यूशन हमको वोट में करवाने हैं। हम लोग सारे रेजोल्यूशन का वोट नहीं कराते। आप जब आप जब नोटिस बनाते हैं ना तो नोटिस में देखेंगे ABC सेक्शन होता है, ठीक है। जनरली बी सेक्शन जो होता है, बी सेक्शन में हम लोग वोट करने का मैटर देते हैं कि आपको किस किस रेजोल्यूशन में वोट करवाना है। अब क्या होता है, तो वो सारे रेजोल्यूशन हम लोग क्या है वोटिंग एजेंसी को देते हैं कि हमारे ये रेजोल्यूशन आपको वोट करवाने हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो मेंबर्स के नाम होते हैं वो सारा उनको लिस्ट दे देते हैं। उनके बाद उनका अप्रूवल आता है, हम उनको चेक करके अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद हम एक टाइम देते हैं कि हमारी ई वोटिंग इतने से इतने टाइम तक होगी। होने के बाद हम अपनी वोटिंग रिपोर्ट जो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अपनी वोटिंग रिपोर्ट को हम प्रिपेयर करके सबमिट करते हैं। अब ये तो जनरली मैं आपके बता दी कि आपकी अगर कोई कंपनी है उसके लिए आपने कर दिया, लेकिन अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में आपको सेबी को तो इन्फॉर्म करना होगा ना। तो सेबी को इन्फॉर्म करने के लिए आपको 48 आवर्स का टेन्योर दिया है। तो 48 आवर्स यहाँ पर देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि आपके जनरल मीटिंग खत्म हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली कैसे डाउनलोड कर लोगे? आपको तो सारी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि ई वोटिंग आपकी ये हुई थी, फिजिकल मोड पे आपके इतने वोट हुए, काउंट करोगे तो उसमें टाइम लगता है ना जो, तो इसलिए आपको 48 आवर्स का टाइम दे दिया गया कि विद इन 48 आवर आपको सबमिट करना होगा, करेक्ट। और इसका एक फॉर्मेट होता है। द ई वोटिंग प्लेटफॉर्म एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद पोस्टल बैलेट वाइल फैसिलिटेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्लोज ऑफ द वोटिंग। तो ये क्या होता है, हम लोग को ई वोटिंग प्लेटफॉर्म जो है ये एक हम लोग को ट्रांसपेरेंसी दे दिया। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हो। अब ई वोटिंग है उसमें मैं क्या छेड़छाड़ कर सकती हूँ? आज मान लीजिए अगर किसी ने मेरे ऊपर ब्लेम लगा भी दिया कि आपने इसके रिजल्ट में छेड़छाड़ किया, तो मैं बोलूँगी आप देख लीजिए भाई हमारे पोर्टल में, सर्वर में आप देख लीजिए, इसमें मैं क्या छेड़छाड़ कर सकती हूँ? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। इतने लोगों ने वोट किया, इतना परसेंट हमारा वोट आया, उसमें इनफैक्ट जब आप देखोगे ना ई वोटिंग में तो आपका नाम भी मेंशन हो जाता है वहाँ पर कि आपने ये नाम था, आपके पास इतने वोट थे, आपने इतना परसेंट वोट किया। टोटल चीज़ उसमें मेंशन होती है, जिसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बाय शेयर होल्डर। अच्छा, सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है हम लोगों को बोलता है कि हम लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, एक अप्रूवल पहले लेना होगा जो कि मैंडेटरी है। क्लियर हो गया? एज पर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है कि आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। पहले बोर्ड अप्रूव करेगा, बोर्ड के अप्रूव होने के बाद क्या आप शेयर होल्डर को अप्रोच करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, however it has been provided that nothing in section 180 subsection 1 shall apply to any transaction entered into by the company in its ordinary course of business। ठीक है, अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, अदर देन ट्रांजैक्शन विच आर नॉट ऑन आर्म्स एंड बेसिस, मतलब अगर आर्म्स एंड बेसिस पे नहीं है, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे
आप ट्रांजैक्शन को कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इट हैज़ बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन सच अमाउंट or transaction exceeding such amount as may be prescribed shall be entered into except with the prior approval of the company by a resolution of shareholder। उसको मतलब क्या है, शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर से समझा देती हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल तो आपका मैंडेटरी है ही, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो बोर्ड का तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर का अप्रूवल आप कहाँ पर नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर वो आपका ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, अगर आप बोलते हैं हमारा आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है, हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो आप शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिए बिना भी काम कर सकते हो, ठीक है। साथ में अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं मिलता जुलता ट्रांजेक्शन, तो भी आपको शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। अब यहाँ पे हम लोगों का रूल है, ठीक है, रूल 15 कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड का जो है रूल 15, ये हम लोगों को कुछ कुछ प्रोविजन दिया है। क्या क्या प्रोविजन दिए हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 ठो है, रूल 15(1), रूल 15(2), रूल 15(3), ठीक है। 15 सब सेक्शन 1 में क्या बोलता है, द एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द रेजोल्यूशन इज प्रपोज टू बी मूव शाल डिस्क्लोज, जो एजेंडा है, ठीक है, उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी का नाम, उसका रिलेशन क्या है, आपका कितने ड्यूरेशन के लिए आपने लिया था, आपका नेचर क्या था, ठीक है। नेक्स्ट आपका मटेरियल टर्म है, एडवांस आपने कितना पे किया, ये सारी जो भी बेसिक डिटेल है वो आपको क्या है उसमें डिस्क्लोज करनी होंगी। रूल 15 सब सेक्शन 2 आपको क्या बोलता है, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, ठीक है, तो वो डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मैं ही इंटरेस्टेड थी, मैं उस मीटिंग में जो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है ना, मैं उस मीटिंग में मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगी। अगर मैं प्रेजेंट रहती हूँ तो मैं वोट नहीं करूँगी। समझ रहे हैं बोलने का मतलब, कि मतलब मेरे को ऐसा आप काउंट नहीं करेंगे कि मैं तो उससे रिलेटेड हूँ ना, तो मैं आप उसको कैसे मेरे को आप काउंट कर सकते हैं, करेक्ट। रूल 15 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सबसेक्शन 1 of section 188 except with the prior approval of the company by a resolution the company shall not enter into a transaction। कब हम लोग ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं कर सकते, इसको फर्दर और चीज़ों में डिवाइड किया, और छोटे छोटे जो सेक्शंस हैं उनमें डिवाइड किया गया। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट, सेल या परचेज का, ठीक है, जिसमें आपका जो अमाउंट है वो 10% या 10% से ज़्यादा, किसका 10%, टर्नओवर का, टर्नओवर ऑफ द कंपनी, उससे अगर ज़्यादा है तो क्या है यहाँ पर आप एंटर नहीं कर सकते हो ट्रांजैक्शन में। आपका अगर 10% या 10% से ज़्यादा नेटवर्थ ऑफ द कंपनी उस ट्रांजैक्शन का है तो भी आप नहीं कर सकते। फिर से समझा देती हूँ, मान लीजिए आपके कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, ठीक है, उसका 10% हो गया 10 करोड़, करेक्ट। अब क्या आप किसी ट्रांजैक्शन को एंटर कर रहे हो जिसका अमाउंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो आप उस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर सकते, क्लियर। अब उसका नेटवर्थ के लिए भी यही फॉल हो गया, ये कब होगा, सेल और परचेज के लिए, डन। अच्छा, आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो, ठीक है, लीज के लिए भी आपका 10% या 10% से ज़्यादा ऑफ द टर्नओवर आ गया, करेक्ट। अगर आप किसी से सर्विस रेंडर कर रहे हो, सर्विस रेंडर करना मतलब किसी से सर्विस ले रहे हो और उसका जो अमाउंट है वो आपका 10% या 10% से ज़्यादा टर्नओवर ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे हम लोग देखें, हम लोग का 3 जगह टर्नओवर ऑफ द कंपनी आया, एक जगह सिर्फ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी आया, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फिगर जो है 10% या 10% से ज़्यादा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस रूल को एक एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, द एक्सप्लेनेशन टू दिस रूल प्रोवाइड्स द क्लैरिफिकेशन दैट द लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 to 4, 1 to 4 का मतलब 10% वाला जो भी बताया था ना वो वाला, शैल अप्लाई फॉर ट्रांजेक्शन, वो कब अप्लाई होगा, टू बी एंटर्ड इनटू आइदर इंडिविजुअली। अब ये जो ट्रांजेक्शन है आप इंडिविजुअली इसको एंटर कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं है कि हम लोग बहुत सारे लोग मिलके कर रहे थे तो नहीं, इंडिविजुअली अगर आप करते हो तो आप इसके लिए अलाउ नहीं हो, या फिर और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर के आपने ट्रांजेक्शन को एक साथ में मिला के जोड़ के किया, समझ में आया। फिर से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अगर आप कोई ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली कर रहे हो या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो आपका जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके सारे ट्रांजैक्शंस को आप मिला के अगर काउंट कर रहे हो तो ठीक है। इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी। अब यहाँ पे आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, करेक्ट। उसका मंथली रेम्यूनरेशन जो होगा, मंथली रेम्यूनरेशन आपका 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। डन। अब जो रेम्यूनरेशन है इज फॉर रेम्यूनरेशन फॉर अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेटवर्थ। अब यहाँ पर आपका ये जो ट्रांजेक्शन है ये पर्टिकुलर 2 ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पे बोला गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आप इन चारों जो आपका अप्लाई हो रहा था 10% वाला वो तो आपने कर दिया रिलेटेड पार्टी। अब ये जो 2 ट्रांजेक्शन आप करते हो ना, कि जैसे आपकी सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी है, उसका मंथली रेम्यूनरेशन अगर आपका 2.5 लाख से ज़्यादा होता है, डन, या फिर आपका कोई रेम्यूनरेशन है अंडर राइटिंग को लेके, उसका जो आप पेमेंट करते हो कंपनी का, आपका 1% ऑफ द नेटवर्थ उससे एक्सीड अगर होता है, ठीक है, तो भी ये ट्रांजेक्शन आपके रिलेटेड पार्टी में कंसिडर कर लेंगे। हो गया। इट फर्दर एक्सप्लेन दैट द टर्नओवर और नेटवर्थ रेफर्ड इन द अबव सब रूल शाल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट। ऑब्वियस बात है, ये तो आपका टर्नओवर और जो नेटवर्थ है ये तो आपको फाइनेंशियल ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जो आपका, उसी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। आपका जरूरी तो नहीं है ना टर्नओवर और नेटवर्थ हर साल फिक्स रहे, ये तो ज़रूरी नहीं है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, एवरी ईयर आपको देखना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट क्या, इन केस ऑफ होली ऑन सब्सिडियरी, अगर होली ऑन सब्सिडियरी है तो इसके लिए क्या है, रेजोल्यूशन इज पास बाय द होल्डिंग कंपनी। ये हम लोग जानते ही हैं, अगर होली ऑन सब्सिडियरी तो उसका रेजोल्यूशन कौन पास करेगा, होल्डिंग कंपनी करेगी। शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ एंट्रिंग इनटू द ट्रांजैक्शन। तो होल्डिंग कंपनी अगर रेजोल्यूशन पास कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है होल्डिंग कंपनी तो रेजोल्यूशन को एंटर मतलब उसके ट्रांजैक्शन में एंटर करेगी, उसी को तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या क्या चीज़ देंगे, सेम वही बात आ गया, रिलेटेड पार्टी का नाम देंगे, डायरेक्टर का नाम देंगे, उनका रिलेशन देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, आपकी और भी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है उन सबको आपको प्रोवाइड करना होगा। अब इसमें हम लोग का फॉस वर्सेस हार्बोटल, ये केस के ऊपर एक हम लोग का जस्टिफिकेशन और एक्सेप्शन करके दिया है, ठीक है। जस्टिफिकेशन में क्या दे दिया आपका, रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट अवॉइडेड, लिटिगेशन ऑफ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजोरिटी डज नॉट विश, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या दिया, अल्ट्रा वायर एक्ट, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, पर्सनल एक्शन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एक एक करके यहाँ पर हम लोगों के क्या ये सारी जो चीज़ थी ना, बेसिकली एक एक करके पॉइंट्स को आगे के पेजेस में समझाया गया है। मैं एक एक आप लोग को पूरा बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों का मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट है। यहाँ पर क्या बोला गया है, कंपनी देखिए कोई एक कंपनी की लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो कैसे फंक्शन करती है, वो हम लोग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू फंक्शन करती है। तो जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं, मेजॉरिटी हम लोग का जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग का जो एक रूल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर इसका बेसिक प्रिंसिपल आप देखते हैं, द विल ऑफ द मेजॉरिटी प्रिवेल और मेजॉरिटी सुप्रीम। मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी की अगर इच्छा है, ठीक है, तो आपका काम जो है वो अप्रूव होगा, इच्छा नहीं है तो अप्रूव नहीं होगा। तो प्रिवेल का मतलब मैंने यहाँ पर बोला, मेजॉरिटी प्रिवेल का मतलब हो गया कि वो इच्छा नहीं है तो आपका काम नहीं हुआ। मेजॉरिटी सुप्रीम का मतलब क्या हो गया, इच्छा है तो आपका काम होगा, मीन्स दे विल गिव देयर एसेंट एंड अगर उनका नहीं है तो दे विल डिसेंट। समझ में आया। तो यहाँ पर अब क्या है, बहुत से केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने पावर को मिसयूज भी करते हैं। जैसे एक्सेप्ट द पावर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द ओवरऑल पावर ऑफ कंट्रोलिंग मैटर रिलेटिंग टू द कंपनी लाइज विद द शेयर होल्डर विच आर एक्सरसाइज इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यूजुअली द जनरल रूल इज दैट द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर इन अ कंपनी बाइंड्स द माइनॉरिटी, ठीक है। बहुत से कंपनी में मैंने अभी आपको ये बताया माइनॉरिटी के अधिकार को दबा दिया जाता है बिकॉज मेजोरिटी उसमें जीत जाते हैं। Therefore, it is only majority of members who can control the board of directors. तो यहाँ पर लॉजिकली मेजोरिटी शेयर होल्डर ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हैं ना। बट
The majority is in the position where they are connected to every part of the company. They maintain their rights without considering the interest of minority, which creates sullen effect. ठीक है, तो मेजोरिटी जो होते हैं उनको माइनॉरिटी के राइट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत और भी ज़्यादा आती है. दे मिसयूज देयर पावर टू एक्सप्लॉइट द राइट ऑफ माइनॉरिटी. दे का मतलब मेजोरिटी, वो अपने पावर को इस तरीके से मिसयूज कर लेते हैं कि जिससे माइनॉरिटी का राइट छीन जाए. मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर हैं, ठीक है, और हो सकता है आपके पास 1000 हो, तो आप मेजोरिटी में फॉल कर गए. अब मैं 100 शेयर लेके मैं कोई आवाज़ उठा रही हूँ, तो आप क्या मेरी आवाज़ को उठने दोगे क्या? डेफिनेटली आप नहीं दोगे, आप पहले ही मेरी आवाज़ को दबा दोगे, ठीक है. तो मेजोरिटी का काम क्या होता है? मेजोरिटी कभी कभी अपने पावर को मिसयूज भी कर देता है, ठीक. इन सच अ केस a proper balance of the right of majority and minority shareholder is essential for the smooth functioning of the company. अब यहाँ पर क्या था, इस तरीके की जब हम लोग चीज़ों को देखने लगे तो हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, माइनॉरिटी वालों को भी बोलने का अधिकार है, उनको भी हक देना जरूरी है. अदरवाइज मेजोरिटी तो सारा अपना क्या है बाजी मार के ले जाएंगे, माइनॉरिटी कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों के सच केस ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी और मिसमैनेजमेंट बाय मेजोरिटी कैन ऑकर वेयर इट हैज़ सम रेमेडियल एक्शन. तो यहाँ पे हम लोग के कुछ कुछ केस लॉ दिए गए हैं जिसमें हम लोगों को ये अधिकार दिया गया कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी माइनॉरिटी के अधिकार को नहीं छीन सकती. सबसे पहले मेजोरिटी कब होता है? जब आपका 3/4 रेजोल्यूशन का अप्रूव मिल जाए, वो आपके मेजोरिटी में कंसिडर होता है. देखिए दिखाती हूँ. According to Section 47 of the Companies Act 2013, every member of a company which is limited by shares holding an equity share shall have a right to vote in respect of such capital on every resolution placed before the company members. Right to vote is recognized as right of property and the shareholder may exercise it as he thinks fit according to his choice and interest. A स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में मैंने आपको बताया था. ऑर्डिनरी तो नॉर्मल हम लोग का जो पास हो गया, ठीक है. स्पेशल के लिए आपकी 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए, मीन 75% मेजोरिटी होनी चाहिए. अब 75% आप कैसे कास्ट करोगे? मान लीजिए वोट जो है हम लोग 75% कब कास्ट करते हैं, हम लोग का वोटिंग राइट भी यहाँ पर देखा जाता है. मैं वोटिंग राइट के बता देती हूँ. अगर आप मान लीजिए एक मेंबर है और आपके पास उस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं, तो डेफिनेटली वो आपका राइट काउंट हो जाएगा, ठीक है. तो हाँ, तो अगर मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 75% शेयर हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके पास 75 हैं तो आप अकेले अगर वोट कर देते हो तो आप मेजोरिटी में काउंट हो गए हो. मुझे दूसरे वोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं क्या बोलूँगी, इसमें 75% वोट आ गया. ऐसा थोड़ी कि मेरे अगर 100 मेंबर हैं तो 100 मेंबर का मैं 3/4 निकालूंगी, ये तो नहीं होगा. मेरा वोटिंग राइट का मेरे को 3/4 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है. एनीवेज, so of those voting at the meeting and therefore where the act or the articles require special resolution for any purpose, a 3/4 majority is necessary and a simple majority is not enough. तो जहाँ पे हम लोग का स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वहाँ पे हम लोग को 3/4 मेजोरिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है. एनीवेज, तो यहाँ पर और कुछ मेरे केस लॉ दिए हुए थे. तो केस लॉ में जैसे एडवर्ड वर्सेस हेलीवल है, एशबरी रेलवे कैरिज, तो एक बार ये केस लॉ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा. यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल इंसिडेंट भी दिया गया है शेयर होल्डर के डेमोक्रेसी का, जो कि 3 इंसिडेंट हम लोग यहाँ दिए हैं. आई डोंट थिंक कि एग्ज़ाम में ऐसे पर्टिकुलर देखिए पूछता नहीं है, बट एक बार पढ़ के जाने में क्या होता है ना, थोड़ा सा चीज़ बेटर वे में समझ में आ जाता है. अब नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस रूल इन फोर्स वर्सेस हार्बोटिंग, ठीक है. यहाँ पर क्या था, इस रूल में क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. जनरल प्रिंसिपल जो कंपनी का था वो क्या था, एवरी मेंबर का इक्वल राइट है, अधिकार है, ठीक है. जैसे बाकी मेंबर है वैसे ही मेरे लिए सारे मेंबर, चाहे वो कोई भी क्लास को. अच्छा, अब क्या हो गया, द स्केल ऑफ राइट ऑफ मेंबर ऑफ द सेम क्लास मस्ट बी हेल्ड इवनली फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. हम लोगों को यहाँ पे कंपनी को स्मूथ वे में फंक्शन करने के लिए सबका अधिकार बराबर रखना ही पड़ेगा. अगर डिफरेंस आ भी जाता है तो हम लोग डिफरेंस को कैसे करेंगे, डेफिनेटली हम लोग वोट के थ्रू डिसाइड करेंगे, जो मेजोरिटी होगा वो जीत जाएगा, ठीक. अब यहाँ पे मेजोरिटी के पास एडवांटेज है कि हम लोग अपनी कंपनी को अपने हिसाब से चला सकते हैं. हम लोग अपने हिसाब से देंगे तो वो क्या करेगा, माइनॉरिटी के अधिकार को सप्रेस कर देगा, ओप्रेस कर देगा, ठीक. तो अब कंपनी लॉ ने क्या किया, उनको प्रोटेक्शन दिया. किसको प्रोटेक्शन दिया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, कि भाई आपके अधिकार को मेजोरिटी वाला जो है ना वो ऑपरेस नहीं कर सकेगा, छीन नहीं सकेगा. आप लोग घबराओ मत. नहीं तो मुझे यही लगेगा ना कि भाई जब मेजोरिटी के पास सारा पावर है तो मैं क्यों ही डील करूँ माइनॉरिटी बन के, तो मुझे उस कंपनी में डील ही नहीं करनी है. छोड़ो, फिर मैं एक ही कंपनी में डील करती जिसकी मैं मेजोरिटी बनती, मैं भी फिर अपना दबदबा दिखाऊंगी.
नॉर्मल सी बात है ना। तो कंपनी लॉ ने क्या किया, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटी वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप लोग के अधिकार को भी हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बट द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट जनरली available when the majority does anything in the exercise of the powers for internal administration of a company। मतलब अगर internal administration के थ्रू हम लोग मेजोरिटी वाला कोई काम करता है ना, तो हमारा ये जो पावर ऑफ प्रोटेक्शन है ये कहीं काम नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे जनरली कोर्ट भी जो होती है ना, वो इन सब मैटर में इंटरफियर करने को राजी नहीं होती। द कोर्ट विल नॉट यूजुअली इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ शेयर होल्डर इन मैटर ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम क्यों इंटरफियर करेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं आपको दूसरी भाषा में समझाऊं, द आर्टिकल, जो हम लोग के कंपनी के आर्टिकल होते हैं ना, ये क्या हो गए, ये मेजोरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्टिव शील्ड हो गए, कि मतलब हम मेजोरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करते हैं और ये क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इनमें अप्रूवल दे देते हैं। यहाँ पर अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो स्टेक पे लग जाते हैं। मतलब क्या हो गया, आर्टिकल में ही ये अधिकार हम लोग मेजोरिटी शेयर होल्डर को दे देते हैं कि भाई आप इंटरनल मैटर में हमारे इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को हमने अधिकार दिया ही नहीं है, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया इसका, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बाय द कोर्ट इज लेड डाउन इन द सेलिब्रेटेड केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल, ठीक है। इस केस में ये कंसेप्ट सामने आया दैट नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय अ मेंबर अगेंस्ट द डायरेक्टर। आप डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रॉन्ग एलिगेट टू बी कमिटेड टू अ कंपनी, क्लियर। द कंपनी इटसेल्फ इज द प्रॉपर पार्टी ऑफ सच एन एक्शन। कंपनी ये एक्शन ले सकता है, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो इसका एनालिसिस क्या हुआ था इस रूल का, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी शेयर ऑफ मेंबर हैज इक्वल राइट, सो डिसीजन मेकिंग शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द शेयर्स इन प्रोपोर्शन। यहाँ पर बोला गया कि जितने आपके पास शेयर हैं उतना ही अगर आपको अधिकार दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अल्टीमेटली बात घूम के फिर वही आ गई, अगर आपके पास मेजोरिटी शेयर है तो डिसीजन आपका अप्रूव होगा, नहीं है तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। So in general, the decision of majority shall prevail. It may lead to oppression of minority, but the company law of that place always provide for the protection of minority shareholder. हालांकि कंपनी लॉ ने हमेशा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया है, तो क्या प्रोटेक्ट किया, द कोर्ट जनरली डू नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी थ्रू डायरेक्टर और शेयर होल्डर। इन दिस केस इट वॉज लेड बाय द कोर्ट दैट no action can be brought by a member against the director in respect of a wrong alleged to be committed to a company sorry the company itself। तो कोर्ट इन जनरल क्या होती है, इसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहती। कोर्ट ये बात बोल के अपना पल्ला झाड़ देती है कि भाई यहाँ पर इंटरनल मैटर है तो हम लोग इसमें वो नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो कंपनी जो है वो खुद ही अपना क्या है कि प्रॉपर पार्टी है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग मेंबर जो है माइनॉरिटी मेंबर या शेयर होल्डर उनके एक्शन के ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते, क्लियर। यहाँ पे अब क्या है, आपको केस लॉ दिया गया है फोर्स वर्सेस हार्बोटल का, राजामुंद्री का, तो इनको एक बार आप गो थ्रू कर लें अगर मेरा सजेशन माने तो। और भी यहाँ पर केस लॉ थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो हम लोग 4 अभी पढ़े थे उनमें एडवांटेज जो था उसके ऊपर रूल वर्सेस फॉर्स वर्सेस हार्बोटल का जो रूल है उसका एडवांटेज और जो उसका डिसएडवांटेज जो एक्सेप्शन था वो पूरा दिया है। तो उन्हीं में से अभी जो एडवांटेज है मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ द सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी। कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी की एक अलग लीगल पर्सनैलिटी को हम लोग रिकॉग्नाइज किए हैं। कैसे कि इफ अ कंपनी हैज सफर्ड सम इंजरी नॉट इंडिविजुअल मेंबर, तो कंपनी को खुद ही अपनी क्या है, कंपनी अगर सफ़र करती है तो कंपनी को खुद ही क्या है एप्लीकेशन डालना होगा या जो भी होगा कंपनी के ऊपर एक्शन होगा, उसके इंडिविजुअल पे हम लोग क्यों एक्शन लेंगे, ठीक है। नीड टू प्रिजर्व राइट ऑफ मेजोरिटी टू डिसाइड। अब हम लोग के मेजोरिटी का जो राइट है मीन्स मेजोरिटी शेयर होल्डर के राइट को भी तो प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना। अगर नहीं रखेंगे तो भाई मेजोरिटी मेरे कैसे होगा, फिर उनकी मेजोरिटी तो मेरे लिए ज़रूरी है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट अवॉइडेड। अच्छा यहाँ पर क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ फ्यूटाइल सूट में क्या आ गया, क्लियरली इफ एवरी इंडिविजुअल मेंबर वे परमिटेड टू सू एनीवन, ठीक है, हु हैड इंजर्ड द कंपनी थ्रू अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, देयर कुड बी एज मेनी सूट एज देयर आर शेयर होल्डर। अब यहाँ पर क्या हो गया ना, देखिए अगर मैं परमिशन दे देती हूँ कि भाई चलिए मैं हर इंडिविजुअल का केस ले लेती हूँ, ठीक है, तो हर इंडिविजुअल अपना आएगा केस फाइल करेगा और हो गया। तो इतने सारे केसेस को हैंडल करना क्या पॉसिबल होगा मेरे लिए, बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि छोटी छोटी बात पे हम लोग केस फाइल कर देंगे। तब तो इसमें क्या है कि टाइम भी हमारा जाएगा, मनी भी जाएगा, और तो और हम लोग के जो केसेस होंगे वो नेवर एंडिंग हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हो गया
लिटिगेशन एट सूट ऑफ माइनॉरिटी फ्यूटाइल इफ मेजोरिटी डज नॉट विश इट। अगर यहाँ पर सेम उसका ही आ गया, अगर मेजोरिटी कोई केस को फाइल नहीं करना चाहते तो उसमें फिर हम लोग माइनॉरिटी को क्या चांस देंगे कि भाई माइनॉरिटी में जो है वो आकर आप लोग कर दीजिए। कैसे है? इफ द इरेगुलरिटी कंप्लेंट ऑफ इज वन विच कैन बी सब्सटेंशियली रेटिफाइड बाय द मेजोरिटी, इट इज फ्यूटाइल टू हैव लिटिगेशन अबाउट इट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी इन द जनरल मीटिंग। यहाँ पर आप एक बार जनरल मीटिंग में मेजोरिटी शेयर होल्डर का कंसेंट ले लीजिए और फिर क्या माइनॉरिटी वाला भी उसको फाइल कर सकते हैं, तो उसको भी कोर्ट फिर क्या है एक्सेप्ट कर लेगा। डन। नेक्स्ट आता है अब हम लोग का यहाँ पर एक केस लॉ और दिया था, उसको मैं स्किप कर रही हूँ। अब जो हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था ना, तो मैं सिर्फ एक्सेप्शन पे आती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत आएगी। एक्सेप्शन में हमारा जो है सबसे पहला अल्ट्रा वायर एक्ट, ठीक है। अल्ट्रा वायर एक्ट में क्या होता है? वेयर द डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर जो होती है मेजोरिटी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट किए, उन्होंने ही कोई इलीगल काम कर दिया, परफॉर्म एन इलीगल और अल्ट्रा वायर एक्ट, ठीक है। एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैज़ राइट टू ब्रिंग एन एक्शन, तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास वो अधिकार है कि वो उसके एक्शन को सामने लेकर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि डायरेक्टर जो है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, इट मीन्स दैट द रूल इन फॉस वर्सेज हार्बोटल विल ऑपरेट इन फुल फोर्स ओनली व्हेन द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर थ्रू देयर चूजन डायरेक्टर एक्ट विद इन द एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोगों को यही बोला कि अगर डायरेक्टर ने किसी ने गलत काम किया जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग के पास इंडिविजुअल के पास अधिकार है उसके एक्शन को सामने लाने का, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का। फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी के ऊपर ही फ्रॉड हो गया। कौन फ्रॉड किया? मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी शेयर होल्डर ने क्या किया? माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड कर दिया। तो अब उस एक्शन को भी हम लोग क्या है, इंडिविजुअल के पास अधिकार है उसको सामने लाने का। Where an act done by the majority amounts to a fraud on the minority, an action can be brought by an individual shareholder. क्लियर हो गया? ये सब मैं एक्सेप्शन आपको बता रही थी कि कहाँ पे फॉस वर्सेस हार्बोटल का रूल हम लोग का अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है रॉन्ग डोअर्स इन कंट्रोल। रॉन्ग डोअर्स इन कंट्रोल में क्या हो गया? अगेन हम लोग का जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है उसके ऊपर ही है। इफ द रॉन्ग डोअर आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब रॉन्ग डोर जो गलत काम करने वाले वो कंपनी के कंट्रोल में है, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव एक्शन ऑफ फॉर फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी विल बी एंटरटेन बाय द कोर्ट। तो यहाँ पर जो गलत काम करने वाले वही कंपनी के कंट्रोल में है, ठीक है, या वही कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोर्ट में जाके क्या है एप्लीकेशन डाल सकता है कि कंपनी में देखिए गलत काम हो रहा है, और कोर्ट को उसकी बात माननी पड़ेगी। क्लियर? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी बट इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का जरूरत था और वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया। और शेयर होल्डर कैन स्यू इफ एन एक्ट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी बट इज पास बाय सिंपल, मतलब उसमें क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए था, लेकिन आपने सिंपल से ही पास कर दिया, तो उस बेसिस पे क्या है जो शेयर होल्डर होगा वो कंपनी के अगेंस्ट उस पर केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर? पर्सनल एक्शन, इंडिविजुअल मेंबरशिप राइट्स कैनॉट बी इन्वेडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका पर्सनल अधिकार जो है वो छीन रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप लोग क्या है केस फाइल कर सकते हैं। मतलब मेजोरिटी क्या कर रही है, मेजोरिटी आपके अधिकार को, आपके मेंबरशिप के राइट को दिन पर दिन कम करती जा रही है, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट एंड प्रिविलेजेस पर्टेनिंग टू हिज स्टेटस एज अ मेंबर। आप भी कंपनी के मेंबर हो, आपके पास भी वही सारे अधिकार हैं जो मेजोरिटी के पास है, लेकिन मेजोरिटी क्या कर रही है आपके अधिकार को दबा दे रही है, तो भी क्या है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी वेयर ऑल्दो देयर इज नो फ्रॉड, हालांकि फ्रॉड नहीं हुआ है लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, ठीक है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी कौन किया? चाहे तो डायरेक्टर किए चाहे मेजोरिटी शेयर होल्डर किए हो, तो उनके अगेंस्ट भी जाकर क्या है आप केस फाइल कर सकते हैं। ओके, लास्ट हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर आर एम्पावर्ड टू ब्रिंग एक्शन विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग द मेजोरिटी फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अगेन वही बात आ गया कि यहाँ पर हम लोग का मेजोरिटी जो हम लोग के ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट करते हैं उनको रोकने के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर केस जो है फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आई होप
ये चैप्टर को मैंने बहुत सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और वीडियो को भी मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया है ताकि आप लोग को बहुत जल्दी ये समझ में आ जाए। वीडियो एक बार देखिए, एक बार चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, तो ही मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बाय बाय।